नमस्कार दोस्तों। फिलहाल चल रहे टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के ज़बरदस्त प्रदर्शन ने देश की जनता में हॉकी के पुराने खोए हुए उत्साह को फिर से जगा दिया है। दोनों ही मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। लेकिन भारत में क्रिकेट इतना फेमस हो चुका है कि लोग आज दूसरे खेलों को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। कई लोगों को यह बात जानकर हैरानी भी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब क्रिकेट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी दोस्तों, जैसे कि आज हॉकी, टेनिस, फुटबॉल आदि गेम्स की है। बीते इतिहास में तो ऐसा क्या हुआ जो कि हॉकी ने अपनी पॉपुलैरिटी को खो दी, और क्या है हमारे हॉकी का इतिहास? हॉकी का स्वर्णिम काल या गोल्डन पीरियड क्या था, और क्या हॉकी अपने पॉपुलैरिटी को वापस पा सकता है? ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, किंतु अंत तक हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर अपने इस वीडियो सेशन में इन प्रश्नों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो सेशन। हमारी आज की कहानी स्टार्ट होती है हॉकी के गोल्डन पीरियड के आरंभ से। ऐसे तो हम जानते हैं हर कहानी में कई नायक होते हैं, और हमारी कहानी में भी कई नायक हैं, किंतु महानायक तो एक ही होता है। और हमारी कहानी का महानायक भी एक ही है, और वो है ध्यान सिंह, जिन्हें लोग कई नामों से जानते थे और जानते हैं, जैसा कि मेजर ध्यानचंद, लांस नायक ध्यानचंद, और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, और हॉकी का भगवान। ऐसा कहा जाता है कि गेंद जैसे ही ध्यानचंद के पास जाती थी, वह उसे दूसरे खिलाड़ियों को पास कर देते थे। यह उनके खेल की सबसे खास बात थी। वो खेलने में स्लो थे, बट स्ट्रेटजिकली बहुत ही फास्ट थे। ऐसा कहते हैं उनको पूरे ग्राउंड का अंदाज़ा होता था। जिस तरह शतरंज के खिलाड़ी की शतरंज के बिसात पर पैनी नज़र होती है, ठीक उसी तरह ध्यानचंद को सटीक अंदाज़ा रहता था कि किस स्थान पर उनका कौन सा खिलाड़ी खड़ा होगा। वह बगैर देखे उनके कंप्यूटर रूपी दिमाग में हमेशा फिट रहता था। वह बगैर खिलाड़ी को देखे ही पास देते थे, और वह पास भी पूरा सटीक होता था। उन्हें मालूम रहता था कि खिलाड़ी वहाँ पर होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो हमारा स्वर्णिम काल आरंभ होता है वर्ष 1928, और जगह है एम्स्टर्डम, जो कि कैपिटल थी उस समय के हॉलैंड की, जिसे हम आज नेदरलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ भारतीय टीम पहुँची थी ओलंपिक में हॉकी खेलने के लिए। ग्रुप स्टेज में हमारे मुकाबले का आरंभ होता है, और यहीं से हमारा स्वर्णिम पीरियड की नींव भी आरंभ होती है। फर्स्ट मैच में इंडिया बीट्स ऑस्ट्रिया बाय 6-0, इन विच ध्यानचंद गोल्ड 3 गोल्स। सेकेंड मैच भारत ने बेल्जियम को 9-0 से हराया। तीसरे मैच में भारत ने डेनमार्क को 5-0 से हराया। इसमें फिर से ध्यानचंद ने 3 गोल किया। कुल मिलाकर ध्यानचंद ने लीग मैचों में 9 गोल किए। इन सेमीफाइनल इंडिया फिर से स्विट्ज़रलैंड को 6-0 से हराया, और इसमें ध्यानचंद ने 4 गोल किए। और फाइनल में फिर से भारत ने हॉकी के पावर हाउस कहे जाने वाले नेदरलैंड को 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया, और ध्यानचंद ने इसमें 2 गोल किए। ये भारत का ओलंपिक में पहला मेडल था, और यूँ कहें कि स्वर्णिम युग का आरंभ था। इसके बाद वर्ष आता है 1932 का, और इस बार जगह था लॉस एंजल्स अमेरिका में, जहां पर भारत फिर से अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराने के लिए खड़ा था। और इस बार पहला मैच होता है जापान के साथ, और जापान को भारत ने 11-1 से रौंद दिया। कहा जाता है पहले मैच के बाद जापानीज़ ने मेजर ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके हॉकी स्टिक को देखा और तोड़ कर देखा कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं। लेकिन कहते हैं जादूगर की जादू सामानों में नहीं, जादूगर के हाथों में होती है। इसीलिए ध्यानचंद भी उन्हीं जादूगरों में से एक थे। और 1932 ओलंपिक का फाइनल यूएसए के अगेंस्ट में, जहां एक बार और भारत ने रिकॉर्ड बनाया, और इंडिया 1/24-1 भारत ने यूएसए को 24-1 से हराया, जो कि 71 वर्षों तक अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि बाद में 2003 में जाकर टूटा। इस जीत पर एक लॉस एंजलिस की एक न्यूज़पेपर ने कमेंट किया, ये हॉकी का खेल नहीं, एक जादूगर का मैजिक शो था। और इस मैजिक शो के जादूगर थे
हमारे महानायक मेजर ध्यानचंद। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी भी होगी, इस ओलंपिक दौरे के लिए भारतीय ओलंपिक फेडरेशन के पास पैसे तक नहीं थे और इसके लिए उन्होंने पीएनबी बैंक से लोन तक लिया था और इस दौरे को भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल के साथ समाप्त। 1932 के इस सेशन में भारतीय हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 37 मैच खेले, जिसमें से 34 मैच में जीत प्राप्त की, 2 ड्रॉ रहा और 1 मैच बेनतीजा रहा। मीन्स एक भी मैच में भारतीय टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ा, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने अकेले 45% गोल किए, जिसमें कि टोटल टीम का गोल 338 था और मेजर ध्यानचंद का जिसमें कि कंट्रीब्यूशन 140 गोलों से भी ज़्यादा था। इसके बाद भारतीय टीम का एक ऑस्ट्रेलिया दौरा होता है। सन था 1935। यहाँ ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में खेल रही थी तो उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को 10-1 से हराया और उस समय क्रिकेट के उस समय के महानतम खिलाड़ी सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने कहा था, ध्यानचंद यू आर स्कोरिंग गोल्स लाइक रन्स इन ए क्रिकेट। बारी आती है हमारे गोल्डन पीरियड के आरंभ की और हमारे महानायक के महान बनने का समय। वर्ष था 1936 और जगह था बर्लिन। बर्लिन ओलंपिक्स होना था और भारतीय टीम शिप से बर्लिन तक की यात्रा करते हुए बर्लिन पहुंची और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय टीम शिप की डेक पर हॉकी की प्रैक्टिस किया करती थी। बर्लिन ओलंपिक के पहले ही प्रैक्टिस मैच में भारत को होस्ट जर्मनी से 1-4 से करारी हार झेलनी पड़ी और कहते हैं इसके बाद ध्यानचंद की टीम ने गंभीर एनालिसिस की और इस विषय में ध्यानचंद अपनी ऑटोबायोग्राफी गोल में लिखते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन था और मैं इस हार को जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद भारतीय टीम ने पूरे ओलंपिक में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। लीग मैच में भारतीय टीम ने जापान को 9-0, यूएसए को 7-0, हंगरी को 4-0 से ग्रुप स्टेज में हराकर अपने फाइनल गोल्ड की दावेदारी को प्रस्तुत किया। सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम ने फ्रांस की टीम को 10-0 से हराया और उनका सफाया कर दिया और इस सफाये के साथ फाइनल में प्रवेश किया। भारत का फाइनल मुकाबला जर्मनी से 14 अगस्त को होने वाला था और उस दिन भारी बारिश हुई और मैच अगले दिन 15 अगस्त 1936 को खेला गया। दर्शी कहते हैं पंकज गुप्ता, जो कि भारतीय टीम के तात्कालिक मैनेजर थे, उन्होंने अपनी जेब से कांग्रेस पार्टी का झंडा निकाला क्योंकि उस समय हमारा कोई अपना झंडा नहीं होता था। हम यूनियन जैक के नीचे ब्रिटिश झंडे नीचे आधिकारिक रूप से खेल रहे थे। पंकज गुप्ता ने वो चरखे वाला तिरंगा झंडा निकाला और कहा, तुम्हें इस भारतीय झंडे की लाज बचानी है और स्वराज की लाज भी बचानी है। एक दिन पहले बारिश से मैदान काफ़ी गीला था और कहते हैं जर्मन खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों की तरह शॉर्ट पासिंग का गेम खेल रहे थे। पहले तो गीला मैदान भारतीय खिलाड़ियों के लिए सूट नहीं कर रहा था और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और पहले हाफ में स्कोर किसी तरह से 1-0 रहा और भारतीय टीम 1-0 से लीड कर रही थी। फिर दूसरे हाफ में ध्यानचंद और की टीम ने बिना शूज़ का मैदान में उतरने का फैसला किया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। उन्होंने गोलों की झड़ी लगा दी और यह मैच भारत 8-1 से जीत गया, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए। और पूरे आपको यह जानकर हैरानी होगी, पूरे 1936 ओलंपिक में जर्मनी द्वारा किया गया यह एक गोल भारतीय टीम के अगेंस्ट किया गया इकलौता गोल था और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का ओवरऑल स्कोर था 30-1, जिसमें भारतीय टीम ने 30 गोल किए और सिर्फ 1 गोल खाए थे। कहते हैं मैच समाप्त होने के बाद हिटलर इतना अपसेट हुआ वह बीच मैच में ही मैदान छोड़कर चला गया। अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को कर्नल की उपाधि देकर जर्मनी की तरफ से खेलने को कहा, पर ध्यानचंद ने पूरी शालीनता से मुस्कुराकर नकार दिया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं जब हिटलर ने ध्यानचंद से कहा, तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया क्या है, इस पर ध्यानचंद का जवाब था, जो उन्हें महानायक सिद्ध करता है। ध्यानचंद ने कहा, यह मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं, वह मुझे कुछ दे, यह मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ और कितना ऊपर ले जा सकता हूँ। फाइनली ध्यानचंद 1956 में 51 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और मेजर रैंक से वे रिटायर हुए। उसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। बाद में वे मुख्य हॉकी कोच भी रहे। ध्यानचंद की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहाँ पर उनके सम्मान में एक स्टैचू बनाई गई थी, जिसमें ध्यानचंद को 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक लिए हुए दिखाया गया था,
जो कि हॉकी में उनकी निपुणता महानता को दर्शाता है। लंदन में एक ट्यूब स्टेशन ध्यानचंद और अन्य 358 ओलंपिक हीरोज के नाम पर रखा गया है। निश्चय ही मेजर ध्यानचंद उन लेजेंड्स में से हैं जो कि कई सदियों में एक बार पैदा नहीं अवतरित होते हैं। एक के बाद एक इंडियन टीम ने 1964 तक 8 में से 7 ओलंपिक गोल्ड जीते और लेकिन 1960s के बाद भारतीय टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा गिरता गया और उस दौर का आखिरी पदक भारत ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीता। कहते हैं उसके बाद मानो भारतीय हॉकी का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया और इसके कई वाजिब कारण भी थे। आज के दिन आप जब स्कूल के स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है तो वह बोलेंगे हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है। तो ऐसा क्या हुआ कि हॉकी की पॉपुलैरिटी इतनी गिर गई और क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट्स बन गया? इसकी तह तक जाने के लिए हम पहले जानेंगे 1976 की वह मैगजीन वर्ल्ड हॉकी। इन्होंने एक डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था फॉल ऑफ रोम। इसमें इन्होंने कंपेयर किया था रोमन सिविलाइजेशन के फॉल को इंडियन हॉकी के डिक्लाइन से। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में एनालाइज किया था ऐसा क्या हुआ कि इंडियन हॉकी डिक्लाइन कर गई लाइक रोमन सिविलाइजेशन, जो कि एक समय में शानदार जानी मानी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, डिक्लाइन कर गई। इंडियन हॉकी की डिक्लाइन एक्चुअली 1960s से ही शुरू हो गई थी। बात यह थी इस टाइम के अराउंड इंडियन हॉकी के प्लेयर्स ने एक्चुअली अपने गेम खेलने की टेक्निक्स ही चेंज कर दी। ऐसा कहते हैं इससे पहले इंडियन हॉकी खेली जाती थी वह पूरे वर्ल्ड में एडमायर की जाती थी। प्लेयर्स स्किलफुली बॉल को ड्रिबल, पास और चेज करते थे। पहले गेम बॉल को चेज और ड्रिबल करके खेला जाता था, लेकिन 60s के बाद इसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट आया और उनकी जो टेक्निक थी वो चेंज होकर चेजिंग द मैन इंस्टीड ऑफ चेजिंग द बॉल बन गई। और ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म एक जर्मन हॉकी प्लेयर ने इंडियन हॉकी टीम के अगेंस्ट में डिटेल आर्टिकल में एनालाइज करके लिखा था। लेकिन यह इकलौता रीजन नहीं था, बल्कि 1975 में हॉकी फेडरेशन ने हॉकी फील्ड को ही बदलने का प्रस्ताव लाया और बहुत सारे फंडामेंटल चेंज किए, जिसका कि भारतीय टीम के परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट हुआ। लेकिन भारतीय हॉकी फेडरेशन ने इसे बिना किसी ऑपोजिशन के स्वीकार कर लिया, जो कि अभी तक एक चर्चा का विषय है क्योंकि क्यों नहीं भारतीय फेडरेशन ने इसको अपोज किया, बल्कि उस समय न इंडिया में इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर थी और उस समय यह प्रस्ताव लाया गया अब हॉकी ग्रास ग्राउंड पर नहीं बल्कि एस्ट्रोटर्फ पर खेली जाएगी, जो कि एक आर्टिफिशियल घास होती है। और आज जो हॉकी खेली जाती है वो रबर की बनी एस्ट्रोटर्फ पर होती है। और यह एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था, क्योंकि इंडियन हॉकी के लिए ना तो हमारे पास ऐसी एस्ट्रोटर्फ थी और ना ही इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। इसलिए हमारे प्लेयर्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई और हमारा परफॉर्मेंस भी गिरता चला गया। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों को ग्रास फील्ड पर खेलने की आदत थी और चूंकि एस्ट्रोटर्फ पर फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए इसमें प्लेयर्स के फिजिकल स्टेमिना की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेयर टू स्ट्रेटजिक पासिंग ऑफ द गेम। और यह एक एडवांटेज था यूरोपियन टीम के पास, जो कि फिजिकल स्टेमिना के बल पर परफॉर्म करते थे। धनराज पिल्ले एक रिटायर्ड हॉकी प्लेयर जो देश में हॉकी के डिक्लाइन के पीछे इन सभी को कारण मानते हैं। उनका मानना है इंडियन हॉकी फेडरेशन के लोगों में पॉलिटिक्स भी बहुत थी, जिससे उनके प्लेयर्स और फेडरेशन के मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन थी। और इसी समय दूसरी तरफ क्रिकेट भारत में बढ़ना शुरू हो गया था और 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप विन ने इसे एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान किया। फिर 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने क्रिकेट को बढ़ चढ़ कर स्पॉन्सरशिप किया और आज आप देखते हैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स क्रिकेट में हैं। और मीडिया ने भी 1983 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट की डेली वीकली कवरेज की और जिससे कि वीकली और मंथली मैगजीन आने लगी और इस तरह क्रिकेट के प्लेयर्स हमारे सेलिब्रिटी और कह सकते हैं भगवान बन गए और उधर दूसरी तरफ हॉकी पीछे छूटता चला गया। यहाँ तक कि 2018 में सहारा ने हॉकी की स्पॉन्सरशिप तक कैंसिल कर दी। ऐसे समय में ओडिशा गवर्नमेंट ने आगे आकर हॉकी मेंस और वुमेन्स टीम को स्पॉन्सर किया, उसके डेवलपमेंट पर बहुत काम किया, जिससे कि हमें टोक्यो ओलंपिक में आउटपुट दिखाई देने लगा। और इसे पॉपुलर करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर और बहुत सारे डेवलपमेंट चेंज करने होंगे ताकि इस गेम को ऊपर लाया जा सके। हॉकी के प्रॉपर इम्प्रूवमेंट और रिवाइवल के लिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
मीडिया कवरेज और प्रॉपर प्लेयर एक्सपोजर, रेगुलर टाइम टू टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि हॉकी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई लेजेंडरी कवर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।